गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पांडे मैम, योर सोशल टीचर। आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ, कल हमने पुर्तगीज़ कैसे इंडिया में आए, डच कैसे आए, कैसे इंग्लिश आए, ये सब पढ़ा था। आज पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, कि किस प्रकार मुगल एम्पायर का पतन हुआ और ब्रिटिश पावर इंडिया में बढ़ी। तो ओपन योर बुक्स। मुगल एम्पायर वाज एस्टेब्लिश बाय बाबर, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि बाबर 1526 में इंडिया आया था और अटैक किया था उसने, और 1526 से हमारे देश में मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी। इट गेन्स स्टेबिलिटी अर्न फ्रेम, उसने स्टेबिलिटी गेन की और अपना नाम कमाया। एंड बिकम पावरफुल बाय एफर्ट ऑफ अकबर, बहुत सारे इसके बाद वाले जो लीडर्स थे, सुल्तान थे, एम्परर्स थे, वो यहाँ पर इन्होंने अपना प्रभाव डाला, जिनमें अकबर बिगेन टू डिस्टिंग्विश आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब। अकबर ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद सक्सेसर्स वर एट वॉर टू एक्वायर द थ्रोन ऑफ द मुगल एम्पायर। औरंगज़ेब के बाद जो सक्सेसर थे वो गद्दी के लिए लड़ते रहे, आपस में ही लड़ने लगे। औरंगज़ेब ने जितने अच्छे तरीके से पूरे स्टेट को संभाल रखा था, राज्य को, साम्राज्य को, उसके बाद वाले जो महाराज हुए, एम्परर हुए, उन्होंने उसे नहीं संभाल पाया, वो आपस में ही लड़ने लगे। दे क्लेमेंट्स ऑफ द थ्रोन, हर कोई गद्दी पर अपना अधिकार साबित करना चाहता था। चीफ्टेंस ऑफ द एम्पायर, और एम्पायर का चीफ बनना चाहता था। Consequently, Mughal emperors had conceded to demands of chieftains and amirs. हर कोई chieftains and amirs यहाँ पर है, आमिर, हर कोई गद्दी पर अपना अधिकार साबित करना चाहता था, प्रमुख बनना चाहता था। The later Mughal emperors were simply puppet rulers in their hand, और बाद वाले जो मुग़ल एम्परर्स थे, है ना, तो उनके जो चीफ थे, दरबारी, उनके हाथों की सिर्फ कठपुतली बन के रह गए। क्योंकि जब तक हमने पढ़ा था ना, चालीसा वगैरह जो मुख्य होते थे, दरबार में बैठते थे, जिनकी सहायता से जो एम्परर होता था वो शासन करता था, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। उनके हाथों में इतनी पावर होती थी कि वो सत्ता बदल सकते थे। तो अपने आप को कुर्सी में बैठालने के लिए, गद्दी पर बने रहने के लिए, ये कुल मिलाकर उनके हाथों की पपेट बनकर रह गए। अब उनके दरबारी जैसा बोलते थे किंग, वैसा ही करता था। दे कुड नॉट चेक डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, वो पूरे एम्पायर को भी नहीं संभाल पाए। ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ मुगल एम्पायर, सेवरल स्टेट लाइक बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, और धीरे धीरे करके ये जो राज्य है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा। बंगाल अलग होने लगा, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर सब विद्रोह करने लगे। जब तक औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब ने इन सब राज्यों को जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाया था ना। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जब देखा कि ये राज्य शक्तिशाली नहीं बचा है, तो ये लोग वापस अपना राज्य पाने के लिए विरोध करने लगे। द रीजन ऑफ पुणे टू ग्वालियर हेडेड बाय द मराठा, है ना, पुणे से लेकर ग्वालियर तक का जो एरिया था, राज्य था, वो मराठाओं के अंडर में था। मैसूर एंड कर्नाटक, अब मैसूर और कर्नाटक जो थे बिकेम फुली इंडिपेंडेंट, ये भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए, है ना। इन्होंने भी विद्रोह किया और वापस अपना राज्य पा लिया। दीज स्टेट ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, और इस प्रकार मुगल एम्पायर का पतन होने लगा। अटैक फ्रॉम रूलर्स लाइक नादिर शाह, और दूसरे जो रूलर्स थे उनको अटैक करने का मौका मिला, जैसे नादिर शाह जो कि ईरान से आया था, एंड अफ़गान रूलर अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ये अफ़गानी था। साउंडेड द डेथ नेल फॉर द मुग़ल एम्पायर, जैसे ही उन्होंने सुना कि मुग़ल एम्पायर अब पतन के रास्ते पर है,
तो ये लोग आए और अटैक करने लगे। द ब्रिटिश टुक फुल एडवांटेज। अब अंग्रेज़ जो यहाँ पर व्यापार करने आए थे, है ना, फ्रेंच वगैरह जितने भी आए थे ये सब व्यापार करने आए थे, लेकिन अंग्रेज़ों की नीति हमारे देश में व्यापार करने की थी ही नहीं, है ना। उन्होंने शुरुआत में जब वो आए तो उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, सिर्फ अच्छे रिलेशंस बनाए थे यहाँ पर नवाबों के साथ में। और जैसे ही इन लोगों ने देखा कि अब ये मुग़ल एम्पायर तो टूट चुका है, तो ये कैसे एडवांटेज नहीं लेते, तो ये क्या करते थे, जो ट्रेडिंग के लिए जो चार्ज देते थे, अपना टैक्स जो देते थे औरंगज़ेब को, इन लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। पूरी तरह से एडवांटेज उठाया पॉलिटिकल चाउस का, इन पॉलिटिकल झगड़ों का, क्राइसिस का, और इन लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। और कुल मिलाकर जो जगह इन लोगों को टैक्स के बल पर मिली थी, उसे इन लोगों ने क्या बोला कि अब ये जगह कैसी है, हमारी है, उस पर अपना अधिकार घोषित करने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया एंड बिजनेस रिवायरली। यहाँ देखें आप, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड अंडर 15 ईयर्स चार्टर इशू बाय क्वीन एलिजाबेथ। हमने कल बताया था कि क्वीन एलिजाबेथ ने 15 साल यहाँ पर ट्रेड व्यापार करने का एक चार्टर एक्ट साइन करवाया था, जिसे किसने साइन किया था, जहांगीर ने, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 में ये जो ट्रेड एक्ट था वो साइन किया गया था द ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। चार्टर ऑल्सो एम्पावर्ड द कंपनी टू वेक वॉर, साइन पैक्ट, इनेक्ट लॉज टू पनिश दोज हु अटैक द कंपनीज मोनोपोली। और इस चार्टर एक्ट को एक साइड दरकिनार कर दिया गया। 15 साल से ओवर हो चुके थे और ये लोग अब इस एक्ट को भी मानने तैयार नहीं थे, और जो कंपनी की मोनोपोली को नहीं मानता था, उनके रूल को नहीं मानता था, उसे पनिश किया जाने लगा। इन लोगों ने पहले आए यहाँ पर व्यापार करने के लिए थोड़ी जगह मांगी, रेंट पर मांगी, उसका टैक्स दिया। उसके बाद इन लोगों ने छोटी छोटी कंपनियाँ खोली, यहाँ पर ज़मीनें खरीदी किसानों से, यहाँ कंपनियाँ खोली, अपने किले बनाए। किले बनाने के लिए भी परमिशन मांगी, बाकायदा परमिशन लेके इन लोगों ने किले बनाए कि हमें अपने सामान की, माल के प्रोडक्शन के लिए किलों की ज़रूरत है, माल नष्ट हो जाता है हमारा। चारों तरफ से किलेबंदी की और किले के अंदर सैनिकों का जमावड़ा रखना शुरू कर दिया। पहले सैनिक रखने की परमिशन मांगी कि हमारे जो सामान है उसकी सुरक्षा के लिए हमें थोड़े से व्यक्ति सैनिक के रूप में रखने हैं, लेकिन लोगों ने थोड़े रखे होंगे, नहीं, ये बढ़ाते चले गए अपनी सैन्य शक्ति को और मौका देखते रहे कि कब हमें अटैक करने का मौका मिले और हम करें, जो मौका उन्हें अब मिल चुका था। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय न्यू ब्रिटिश कैपिटलिस्ट फॉर जॉइंट ट्रेड। और अब इन्होंने कंपनी ने अब एक नया रूल लाया और उन्होंने जॉइंट ट्रेड का कैपिटलिस्ट साइन करवाया कि यहाँ पर केवल हम ही व्यापार करेंगे, हमारे अलावा और कोई व्यापार नहीं करेगा। द प्राइम एम ऑफ द कंपनी वॉज अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। और अब इनका उद्देश्य हो गया ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। अभी तक इन्होंने अपने पाँव जमाए और अब ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य हो चुका था। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अर्निंग प्रॉफिट बाय हुक और क्रुक। अब चाहे जैसे भी हो, हमें यहाँ सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक, जैसी भी स्थिति हो देख लेंगे। उन्होंने किसी रूल को फॉलो नहीं किया और अपने प्रॉफिट कमाने में लग गए। इवन लूट एंड वॉर वर कंसीडर्ड राइट बाय द ब्रिटिश टू फुलफिल द एंड ऑफ द बिजनेस। और इसके लिए चाहे उन्हें युद्ध करना पड़े, चाहे लड़ाई करनी पड़े, चाहे लूट मचानी पड़े, जो भी करना पड़े, वो अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए ये लोग वो करने लगे। द कंपनी बाय एक्वायरिंग मीन्स ऑफ लूट एंड ट्रेड फिल्ड देयर कॉफर्स बियॉन्ड कैपेसिटी। और ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते चले गए लूट के द्वारा। ट्रेड, जब व्यापार करेंगे, कोई मटेरियल बनाएंगे तो रॉ मटेरियल चाहिए ना, और जब यहाँ के लोग नहीं बेचते रॉ मटेरियल तो उसे ज़बरदस्ती खरीदना है, जिस कीमत पे चाह रहे हैं उस कीमत पे खरीदना है। नहीं देते हैं तो ये लूट मचाया करते थे, डरा कर, धमका कर, ताकत के बल पर लोगों से मटेरियल ले लिया करते थे। द कंपनी ऑल्सो हैड पॉलिटिकल एम्बिशंस अलोंग द कंसोलिडेटिंग
इट्स अ होल्ड ओवर ट्रेड। व्यापार करने के अलावा ये पॉलिटिकल एम्बिशन भी रखना चाहते थे। इनकी जो कंपनी थी वो न सिर्फ यहाँ व्यापार करना चाहती थी, पहले तो सिर्फ व्यापार करने आई थी क्योंकि भारत देश जो था सोने की चिड़िया थी, इनकी समृद्धि को देखकर ये लोग आए थे। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि क्यों हम इस समृद्ध जो स्टेट है इसके मालिक बन जाएं, यहाँ व्यापार क्यों करें, पूरा राज्य हमारा क्यों ना हो। द ब्रिटिश हैड एनालाइज द पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश लोगों को लगा कि ये जो पॉलिटिकल वीकनेस है इंडिया की उसको एनालाइज किया, है ना, उसका निरीक्षण किया अच्छी तरह से। दे थॉट दैट एक्वायरिंग पॉलिटिकल पावर वुड बी प्रॉफिटेबल, और उन्होंने देखा कि जो पॉलिटिकल पावर है वो प्रॉफिटेबल है, उसका हम लाभ ले सकते हैं। टू देयर ट्रेड, इसका उनके व्यापार को भी फायदा हो सकता है। एंड सून दे स्टार्टेड टू वर्क अचीव दिस गोल, और वो अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ गए। अर्लियर एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी वर करप्टेड एंड ग्रीडी, पहले एम्प्लॉय जो थे कंपनी के वो करप्ट थे, ग्रीडी थे, लालची थे। दे एक्सेप्टेड ब्राइब, और उन्होंने घूस भी ली थी। देयर इंटेंशन वॉज टू अर्न मच एज पॉसिबल, और उनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना था। एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन, विस्तार। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में ट्रेड स्टार्ट किया, बट फेल्ड टू इस्टेब्लिश बिजनेस सेंटर कॉलोनी इन इंडिया, लेकिन बिजनेस सेंटर कॉलोनी बनाने में असफल रह गए। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। जब यहाँ पर ये लोग आए थे सबसे पहले, कहाँ, अच्छा बाद में बताते हैं। जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू द कंपनी टू ओपन बिजनेस सेंटर एट सूरत इन 1613। हमने बताया था कि 1600 में ये इंडिया आए थे, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे 1600 में। लेकिन जैसी परमिशन ये चाहते थे जहांगीर से, उन्हें वैसी परमिशन नहीं मिल पाई। तो इन लोगों ने देखा कि महिलाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, ज्वेलरी से अधिक प्रेम रखती हैं, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर आए। और ये जहांगीर से नहीं मिले, सीधे किससे मिले जाकर, नूरजहां से, जहांगीर की वाइफ नूरजहां, और उनसे मिले। जब वहाँ पर गए, उन्होंने जो महारानी थी, बेगम थी, उसे बहुत सारा गिफ्ट दिया, खूब सारा गिफ्ट। इतने सारे गिफ्ट ज्वेलरी देखकर उसने जहांगीर को मनाया कि वो इन लोगों को हमारे यहाँ व्यापार करने दें। तो सबसे पहले व्यापार करने के लिए कंपनी इन्होंने ओपन की सूरत में 1613 में। इसके बाद सर टॉमस रो वॉज सेंट envoy the king James I to India to meet मुगल एम्परर फॉर ट्रेडिंग पर्पस। इसके बाद वहाँ के जो किंग जेम्स हैं, वो हमारी सर टॉमस रो भेजा गया किंग जेम्स के द्वारा कि वो मुगल एम्परर से मिले, और किसके पर्पस से, ट्रेडिंग पर्पस से। सर टॉमस रो स्पेंड हिज टाइम टू मुगल कोर्ट बिटवीन 1615 to 1619, 4 साल वो यहाँ पर रुका। He got approval from Jahangir to establish business center in different parts of Mughal Empire, और फिर उसने जहांगीर से अप्रूवल ले ही लिया, है ना, कि वो यहाँ पर अपना व्यापार कर सकते हैं। एंड सून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनड हिज बिजनेस सेंटर एट सूरत, आगरा, इलाहाबाद, अहमदाबाद एंड भरूच। इन 4 जगहों पर उन्होंने अपना व्यापार खोला। When Emperor Charles II, अब देखो दूसरा किंग है, Emperor Charles II of England was married to Prince Catherine of Portugal। इसके बाद एम्परर चार्ल्स सेकंड जो इंग्लैंड के थे, उनकी शादी हुई, मैरिज किससे हुई, पुर्तगीज़ जो प्रिंसेस थी कैथरीन, उसके साथ 1668 में। हमारे यहाँ पुर्तगीज़ शासन कर रहे थे ना, सबसे पहले तो पुर्तगीज़ आए थे। ब्रिटिश गॉट मुंबई इन डाउरी, तो पुर्तगीज़ लोगों ने मुंबई जो था
उसे दहेज में ब्रिटिश लोगों को दिया। मुंबई केम अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, और मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आया जस्ट 10 पाउंड एनुअल रेंट, और उसका रेंट कितना था? 10 पाउंड। मुंबई वॉज मेड हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न कोस्टल बिजनेस सेंटर, और इन लोगों ने मुंबई को वेस्टर्न कोस्टल बिजनेस सेंटर बनाया 1687 में इन प्लेस ऑफ सूरत की बजाय। अब ये हमारे इंडिया के सेंटर में घुस आ रहे हैं। देखो, ऑन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, पूरे ईस्टर्न कोस्टल एरिया में द कंपनी इस्टेब्लिश बिजनेस सेंटर्स एट मछलीपट्टनम, मद्रास, बंगाल, हरिपुर और बालाशोर, हुगली, पटना एंड कासिम बाजार। द कंपनी मेड डिजायर बेनिफिट, कंपनी ने बहुत सारा बेनिफिट कमाया इन ट्रेडिंग इन द एरियाज लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया, पूरे कोस्टल एरिया को कवर करना शुरू किया और बहुत सा धन कमाया। कंपनी बिल्ड फोर्ट्स इन मुंबई, और मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में इन लोगों ने अपने किले बनवाए। मेन एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट देयर, और अपने क्या कहते हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी रखने शुरू किए। मैंने बताया था कि धीरे धीरे किले बनाए, किले बनाने के बाद इन लोगों ने सिक्योरिटी के नाम पर सेना अरेंज करना शुरू कर दिया। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ फ्रॉम मुगल एम्पर फर्रुखसियार। इसके बाद जब यहाँ फर्रुखसियार बैठा तो इन्होंने व्यापार के लिए कुछ फैसिलिटीज़ मांगी। जॉन सरमन एंड विलियम हैमिल्टन पेड अ कर्टसी विजिट टू द एम्परर, और इन्होंने एम्परर को कुछ गिफ्ट भी दिए, है ना, उनके दरबार में जगह भी मांगी। द एम्परर वॉज सीरियसली इल, एम्परर बहुत ही सीरियसली, बहुत बीमार था। एम्परर गॉट क्योर्ड आफ्टर फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ विलियम हैमिल्टन, और विलियम हैमिल्टन की एडवाइस से ही ये क्योर हुआ। एंड elated emperor issue 3 decrees providing a lot of facility to the company, और जब वो ठीक हुआ तो उसने कंपनी को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दी। कंपनी अर्नड द राइट टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्स, और बंगाल में बिना टैक्स पेमेंट किए इन्हें बिना टैक्स के, विदाउट टैक्स ट्रेड की परमिशन मिल गई। An annual tax payment of rupees 3,000 the company was permitted to hire near Calcutta. 3,000 रुपये, मात्र 3,000 रुपये के टैक्स पर इन्होंने परमिटेड टू हायर एरियाज ऑफ नियर कलकत्ता, कलकत्ता के आसपास के जो एरिया हैं थे उसमें परमिशन मिली इन्हें व्यापार करने के लिए। द कंपनी ड्यूज वर वेड ऑफ एन, कहाँ चला गया, Hyderabad province, the coin minted by the company in Mumbai were in circulation in the entire Mughal Empire. और उसके बाद था the company business in supermarket increased by leaps and bounds in India. धीरे धीरे कंपनी को इन्होंने पूरी इंडिया में फैलाया और इनका जो व्यापार है अब चरम सीमा पर पहुंच चुका था, सबसे पावरफुल बन चुके थे व्यापार की दुनिया में। एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी एंड कार्नेटिक वॉर्स, अब हम कार्नेटिक वॉर्स के बारे में जाने। फ्रेंच आए थे ना इंडिया में और युद्ध किया था इन्होंने, कल शॉर्ट में बताया था। तो एंग्लो फ्रेंच ट्रेडिंग रिवेलरी सून टर्न्ड इनटू वॉर, और अंग्रेज और फ्रेंच लोगों की जो ट्रेडिंग रिवेलरी थी, व्यापार को लेकर जो लड़ाई थी, वो जल्दी ही युद्ध में बदल गई। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द रिसोर्सेस, इसके रिसोर्सेस के बारे में जानना और पावर्स के बारे में, बोथ स्टडीइंग द वॉर, दोनों के लिए। कहाँ पर प्रथम कार्नेटिक वॉर जो था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, हमारे यहाँ से नहीं था। वो जो युद्ध था वो ऑस्ट्रिया में युद्ध हुआ था, 1746-48 की बात है ये। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। 1748 में एला शापल की संधि हुई थी इनके बीच में, और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार समाप्त हो गया था।
है ना। और इसी से जो था ये कार्नेटिक वॉर जो था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वेयर एज फ्रेंच कंपनी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, जबकि फ्रेंच कंपनी जो थी वो फ्रेंच गवर्नमेंट के अधीन थी। ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री टू टेक डिसीजन, ये डिसीजन लेने में स्वतंत्र थी। रिगार्डिंग इट्स पावर एंड बिजनेस, ये अपनी पावर के लिए और बिजनेस के मामले में खुद निर्णय ले सकती थी, जबकि फ्रेंच कंपनी जो थी उसे परमिशन लेनी होती थी ऑल मैटर्स में फ्रेंच गवर्नमेंट से। समझ रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी जो थी वो गवर्नमेंट कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी मामले में, चाहे वो बिजनेस का हो, पावर का हो, किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी, वो स्वयं डिसीजन ले सकती थी। जबकि फ्रेंच कंपनी जो थी उसे हर मैटर पर फ्रेंच गवर्नमेंट से निर्णय लेना पड़ता था, सलाह लेना पड़ता था। द ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज ऑफ ब्रिटिश कंपनी वर्कड हार्ड। ब्रिटिश कंपनी के ऑफिसर जो थे और एम्प्लॉय थे वो हार्ड वर्क करते थे, डिवोशन, और वो भक्त थे, अपनी कंपनी के प्रति पूरा भक्ति भाव से लगे रहते थे। बट दिस वॉर नॉट इन केस ऑफ फ्रेंच कंपनी, लेकिन ये फ्रेंच कंपनी का केस नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस ओवर एरिया एंड ऑल्सो वाइड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बड़े एरिया पर अपना आधिपत्य जमाया था और इनका जो एरिया था बहुत बड़ा था। फ्रेंच कंपनी हैड ओनली इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पांडुचेरी, जबकि फ्रेंच कंपनी का जो इम्पॉर्टेंट सेंटर था वो पांडुचेरी था। वेयर ब्रिटिश कंपनी हैड सेवरल इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, जबकि ब्रिटिश कंपनी के पास बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर थे। अंडर दीज कंडीशन, इस कंडीशन को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वर बिजी एक्सपेंडिंग बोथ द इन्फ्लुएंस एंड ट्रेड। दोनों ही व्यापार और अपने महत्व को बढ़ाने में लगे हुए थे, बिजी थे। बोथ मेंटेन कंसंट्रेट वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया, दोनों ही ईस्टर्न कोस्ट पर और वेस्टर्न कोस्ट पर अपना आधिपत्य जमाने में जुटे हुए थे। बोथ हैड सिमिलर एंड्स एंड कंसिक्वेंटली देयर रिवॉल्वरी फाइनली एंडेड इन वॉर। और अंत में ये सब जो भड़ास थी उनके अंदर बढ़ते चली जा रही थी, एक दूसरे को पीछे करने की जो होड़ थी वो एक युद्ध में बदल गई। कार्नेटिक वॉर, अब यहाँ पर आ जाएं, कार्नेटिक वॉर क्या थे। कार्नेटिक वॉर एंड देयर रिजल्ट। कार्नेटिक वॉर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वाज मेकिंग एफर्ट्स टू गेन बेनिफिट्स। दोनों ही कंपनी बहुत सारा धन कमाना चाहते थे, फ़ायदा लेना चाहते थे, अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाना चाहते थे। दोनों ही ट्राई कर रहे थे सरप्राइज ईच अदर बाय परचेसिंग इंडियन गुड्स। दोनों ही चाहते थे कि वो इंडियन गुड्स को, इंडियन माल को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक कम कीमत पे खरीद लें। दोनों चाहते थे कि कंट्रोल करें पूरे मार्केट को। दोनों ही ज़्यादा फैसिलिटी चाहते थे, दोनों चाहते थे कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट हों। दोनों एक दूसरे में इंटरफेरेंस कर रहे थे, एक दूसरे के अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स में दखल भी दे रहे थे। बोथ ड्रीम टू पॉलिटिकल पावर्स इन देयर, दोनों का ड्रीम था कि वो उनके पास खूब सारी पॉलिटिकल पावर हो, उनके हाथों में हो सारे मार्केट का कंट्रोल। उनके जो हेडक्वार्टर थे फ्रेंच कंपनी के, वो पांडुचेरी में थे जो साउथ ईस्ट कोस्ट पर है, जबकि ब्रिटिश कंपनी का मेन सेंटर था सेंट जॉर्ज मद्रास में, विच वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम पांडुचेरी, जो पांडुचेरी से ज़्यादा दूर नहीं था। दोनों ही कंपनियों का जो एम्बिशन था टुक प्लेस थ्रू, एक दूसरे को यहाँ से इंडिया से उखाड़ फेंक देना चाहते थे, और इस वजह से कार्नेटिक वॉर हुए। कार्नेटिक वॉर की ये भूमिका बनते चली गई, है ना। और फिर अब कार्नेटिक वॉर पहला 17, दोनों ही कंपनियों को एक दूसरे को उखाड़ फेंकना चाहते थे। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर, यहाँ से हम सॉरी, कार्नेटिक जो था वो पूरा की पूरा मुगल एम्पायर के कंट्रोल में था। हैड बिकम इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र राज्य था। आर्कॉट सिचुएटेड बिटवीन चेन्नई एंड पांडिचेरी, और आर्कॉट
जो था वो चेन्नई और पांडिचेरी के बीचों बीच था. वॉर द कैपिटल टाउन ऑफ कर्नाटक, जो कर्नाटक का कैपिटल टाउन था. फ्रेंच और इंग्लिश वर अपोजिट साइड इन 1744 वॉर. दोनों ही की दोनों. ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप. यूरोप में ऑस्ट्रिया के सक्सेस को लेकर दोनों फ्रेंच और इंग्लिश जो थे वो एक दूसरे के अपोजिट थे. वॉर हैड टेलिंग इफेक्ट्स ऑन इंडिया टू. इसका प्रभाव इंडिया पर भी पड़ा. एनिमोसिटी बिगन्स टू राइट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज इन इंडिया. और इंग्लिश और फ्रेंच कंपनी में वहाँ का जो ऑस्ट्रिया का युद्ध था उसको इंडिया पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगा. वो यहाँ भी झगड़ने लगे. फ्रेंच गवर्नर डुप्लिक्स आया. लॉर्ड नवाब अनवरुद्दीन ऑफ कर्नाटक इन हिज फेवर. और उसने कर्नाटक का जो नवाब था उसे अपने फेवर में कर लिया. फ्रेंच फोर्स टू कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश फोर्ट इन मद्रास. और उसकी सहायता से इन्होंने ब्रिटिश किला जो था, फोर्ट मद्रास में जो था, उस पर अटैक किया. व्हेन द नवाब ऑफ कर्नाटक डिमांड्स द मद्रास फोर्ट. और बोला क्या था इन्होंने कि युद्ध जीतेंगे. अब युद्ध जीतने के बाद नवाब तो मद्रास के किले पर अपना अधिकार मांगेगा ना. ड्यूप्लेक्स रिफ्यूज टू हैंड ओवर टू नवाब. लेकिन ड्यूप्लेक्स ने मना कर दिया देने के लिए. समझ रहे हैं ना. फ्रेंच कंपनी का जो हेड था, ड्यूप्लेक्स था, गवर्नर था, उसने कर्नाटक के जो नवाब थे उसे अपने साथ में मिला लिया, है ना, अनवरुद्दीन को, और अपने साथ में मिलाया. और दोनों ने मिलकर, फ्रेंच ने और इस नवाब ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन सेंटर था मद्रास, उसके फोर्ट पर अटैक किया. जीत भी लिया. और जीतने के बाद जब नवाब ने उस किले को मांगा तो ड्यूप्लेक्स ने उसे देने से मना कर दिया. दिस लेड टू बोथ साइड ऑफ वॉर. अब दोनों तरफ से वार शुरू हो गया. कर्नाटक नवाब वॉज डिफीटेड. अब कर्नाटक का जो नवाब था वो हार गया. इन 1748 पीस वॉज रिस्टोर्ड बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन इन यूरोप. और 1748 में दोनों के बीच में एक संधि हो गई. Consequently, peace was restored between two companies in India also. The Madras fort was handed over the English company. और संधि के तहत मद्रास का जो फोर्ट था वो इंग्लिश कंपनी को वापस दे दिया गया. Although peace was restored between two and war gave birth to new things. और युद्ध ने कुछ नई चीज़ों को जन्म दिया. With the defeat of Carnatic नवाब, चूँकि कर्नाटक नवाब अब हार चुका था, सुपरमेकी ऑफ यूरोपियन सिस्टम ऑफ वॉर वॉज इस्टेब्लिश. और यूरोपियन सिस्टम क्यों हारा था? क्योंकि इन्होंने यूरोपियन सिस्टम, युद्ध की जो यूरोपीय नीति थी, उसको अपनाया था. द यूरोपियन कंपनीज केम टू नो. यूरोपियन कंपनीज को अब ये पता चल गया था विथ द फर्दर इंक्रीज टू इंटरनल इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल, कि छोटी सी इंटरफेरेंस अगर हम पॉलिटिक्स में करते रहेंगे इंडियन स्टेट पॉलिसीज़ पर, सुपरमेकी टू, तो हम उनको हराकर उनका और भी राज्य ले सकते हैं. अब एक राज्य को जीतने के बाद इनके अंदर लालसा बढ़ गई कि और राज्यों के साथ भी ये ऐसा कर सकते हैं. इस्टेब्लिश फर्दर, और अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं. दिस वॉर ऑल्सो शेपर्ड म्यूचुअल रिवलरीज एंड इल विल बिटवीन द टू कंपनीज. सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बारे में आ जाएं. सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ. पहला कार्नेटिक वॉर ने तो नवाब को ही हरा दिया और ब्रिटिश कंपनी के हाथ में चला गया. सेकेंड कार्नेटिक वॉर को देखें हम. बैटल बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी. अब ये जो युद्ध था, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, शायद, है ना, डुप्ले ही था. और सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच लड़ा गया. क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन ऑफ थ्रोन ऑफ हैदराबाद के सिंहासन को लेकर था. फ्रेंच कंपनी डिक्लेयर्ड मुजफ्फर जंग एज द रूलर ऑफ हैदराबाद. और फ्रेंच कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि मुजफ्फर जंग जो होंगे वो हैदराबाद के किंग होंगे. एंड चांद साहिब ऑफ कर्नाटक, और चांद साहिब कर्नाटक के होंगे. वेयर एज ब्रिटिश कंपनी वॉज सपोर्टिंग मोहम्मद अली.
और ब्रिटिश कंपनी सपोर्ट कर रही थी कि मोहम्मद अली कर्नाटक के होंगे और नासिर जंग जो होंगे वो हैदराबाद के होंगे। ये लोग खुद राज्य नहीं करते थे बेटा, नवाबों को हराते थे और उनकी जगह पर अपना नवाब बैठाल देते थे, क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक थी इन फिरंगियों की तो सुनती ही नहीं थी। तो इन्हें पता था कि विद्रोह हो जाएगा और विद्रोह हो जाएगा तो हम जीत नहीं पाएंगे, और उन्हें तो यहाँ व्यापार भी करना था, अपनी जड़ें भी जमाना था। तो ये लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ के जो नवाब थे उससे हरा देते थे, हराने के बाद उससे सिंहासन से फेंक देते थे और उसकी जगह अपना कोई व्यक्ति उस पर बैठाल देते थे जो उनके हाथों की कठपुतली हो। लेकिन यहाँ पर देखो, दोनों ने मिलकर झगड़ा किया, हैदराबाद को अपने कब्जे में तो ले लिया, लेकिन हैदराबाद में अब जो फ्रेंच हैं वो किसी और को बैठाना चाहते हैं, और जो ब्रिटिश हैं वो किसी और को बैठाना चाहते हैं। अल्टीमेटली द वॉर ब्रोक आउट, युद्ध हो गया। नासिर जंग वॉज डिफीटेड, नासिर जंग हार गया और इस युद्ध में मारा गया। मुजफ्फर जंग को गेव अ सम ऑफ 50,000 पाउंड, मुजफ्फर जंग ने 50,000 पाउंड जागीर के रूप में और 1 लाख रुपए 1 साल फ्रेंच कंपनी को पर ईयर फ्रेंच कंपनी को देने का वादा किया। ठीक है। अंडर रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में यंग क्लर्क इन द कंपनी, ब्रिटिश फोर्स बिसाइडेड आर्कॉट, और चांद साहिब वॉज किल्ड इन वॉर, चांद साहिब भी के वार में मारा गया था। ये लोग दो को बैठाना चाहते थे ना, नासिर जंग को और चांद साहिब को। द होल कार्नेटिक केम अंडर द ब्रिटिश कंपनी, पूरा जो कार्नेटिक है वो ब्रिटिश कंपनी के अंडर में आ गया। थस इंग्लिश कंपनी इस्टेब्लिश सुपरमेकी इन कार्नेटिक, और इंग्लिश कंपनी ने कर्नाटक में अपनी पावर दिखाना शुरू किया। फ्रेंच मेंटेन देयर आर्मी, फ्रेंच ने अपनी आर्मी हैदराबाद में मेंटेन की। अब ये कर्नाटक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है और हैदराबाद जो है वो फ्रेंच के हाथ में है। प्रोटेक्टिंग द निज़ाम फॉर दिस निज़ाम अलाउड दैम टू कलेक्ट रेवेन्यू, और वो उस निज़ाम को प्रोटेक्ट करने लगे और उसके बदले में उससे रेवेन्यू लेने लगे। दिस मेथड वॉज गाइजिंग कंट्रोल द मेकिंग इंडियन रॉयल्टी पे टू मेंटेन द फॉरेन कंपनी केम इनटू प्रैक्टिस। और अब क्या हुआ बेटा, वो ये विदेशी जो आए थे यहाँ राज्य करने के लिए, ये पहले हमको टैक्स देते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये लोग इन फ्रेंच कंपनी को और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स दे रहे हैं। तो उल्टा हो गया ना, ये मालिक बन गए और ये लोग टैक्स देते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। थर्ड कार्नेटिक वॉर पर आए। थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है, यहाँ से थर्ड कार्नेटिक वॉर, द फाइनल फेज ऑफ एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड व्हेन द 7-year वॉर ब्रोक। 7 साल के बाद फिर से एक युद्ध हुआ। आउट इन यूरोप, यूरोप में इन द वॉर ऑफ वांडीवाश इन 1760, वांडीवाश का युद्ध हुआ 1760 में। फ्रेंच वर डिफीटेड, इसमें फ्रेंच हार गए। ब्रिटिश कंपनी इमर्ज्ड विक्ट्रियस इन द वॉर, और ब्रिटिश कंपनी की इसमें जीत हुई। द इंग्लिश हु वर ऑलरेडी पावर इन कर्नाटक, इंग्लिश जो ऑलरेडी कर्नाटक में पावरफुल थे आउटसाइड फ्रेंच ऑफ हैदराबाद, अब वो हैदराबाद में भी पावरफुल हो गए क्योंकि उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया। एंड थस द टेरिटरीज अंडर द फ्रेंच कंट्रोल केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश कंपनी, और अब फ्रेंच और हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही ब्रिटिश कंपनी के अंडर में आ गए। और फ्रेंच कंपनी का जो सपना था गेन पॉलिटिकल सुपरमेकी इन इंडिया केम इनटू एंड, वो समाप्त हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड न्यू डोर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया द्वार मिल गया और अपनी सुपरमेकी इंडिया में दिखाने के लिए। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बंगाल, इन्होंने बंगाल कैसे जीता ये हम कल देखेंगे। और इसके साथ में एक ये छोटा सा डाला है, बंगाल के कुछ नवाब हैं और सन हैं, है ना। अलीवर्दी खान से पढ़ना है हमें, नहीं मीर जाफ़र से, 1760 से पढ़ना है। तो ये हम कल करेंगे, बहुत लंबा हो गया ये वीडियो, है ना बेटा। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल ये हम
कल पढ़ने वाले हैं।